गांव के बीचों बीच अफरा तफरी मची हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है हमारे गांव में? कल तक सब ठीक था, आज अचानक इतने लोग बीमार कैसे पड़ गए? चौपाल पर खड़े मुखिया के सामने गांव वाले इकट्ठा थे। हर किसी के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी एक बूढ़ा आदमी कांपती आवाज में बोला, मुखिया जी, ये सब उस नई बहू की वजह से हो रहा है। उसी के हाथ का खाना खाने के बाद ही सब बीमार पड़ रहे हैं। भीड़ में हलचल मच गई। हाँ, सही कह रहा है, मैंने भी उसके हाथ की रोटी खाई थी, तभी से पेट में जलन हो रही है। सभी की नजर एक ही घर की तरफ उठ गई। उस घर के अंदर एक लड़की चूल्हे के सामने बैठी थी। उसका नाम था सीमा। वो धीरे धीरे आटे में कुछ मिला रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा था। तभी पीछे से उसकी सास चिल्लाई, बहू, तू फिर कुछ मिला रही है खाने में? आखिर तू चाहती क्या है? सीमा ने घबराकर हाथ रोक लिए। नहीं मान जी, मैं तो बस कुछ मत बोल। पूरे गांव में तेरी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं और तू कह रही है मैं तो बस। तभी उसका पति राघव अंदर आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। सीमा, सच सच बता, तू खाने में क्या मिला रही है? सीमा की आंखों में आंसू आ गए। मैं कसम खाती हूं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही। तो फिर ये सब क्या हो रहा है? राघव ने जोर से थाली जमीन पर फेंक दी। तभी बाहर से आवाज आई, मुखिया जी आ गए और वो सीमा को बुला रहे हैं। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर अचानक एक अजीब सी मजबूरी भरी मुस्कान आ गई, जैसे वो सब कुछ जानते हुए भी कुछ छुपा रही हो। वो धीरे धीरे उठी और बाहर की तरफ बढ़ने लगी। मन ही मन बोली, आज अगर सच सामने आ गया तो शायद मैं बच जाऊंगी, लेकिन अगर नहीं आया तो मैं हमेशा के लिए जहर वाली बहू बन जाऊंगी। चौपाल पर पूरा गांव इकट्ठा था। जैसे ही सीमा वहां पहुंची, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। यही है वो, इसी ने हमारे खाने में जहर मिलाया है। भीड़ गुस्से से उबल रही थी। मुखिया ने गंभीर आवाज में कहा, सीमा, सच सच बता, तू खाने में क्या मिला रही है? सीमा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में डर भी था और एक अजीब सा दर्द भी। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। तो फिर ये सब क्या है? एक औरत चिल्लाई, मेरे बच्चे 2 दिन से बुखार में तप रहे हैं। तभी एक आदमी आगे आया, मुखिया जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये बहू आटे में कुछ काला सा पाउडर मिला रही थी। भीड़ और भड़क गई। देखा, हमने कहा था ना, इसे अभी सजा दो। राघव भी गुस्से में था। उसने सीमा का हाथ पकड़कर कहा, आज सच बोल दे सीमा, वरना मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगा। सीमा की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। चुप क्यों है? मुखिया गरजा, इसका मतलब साफ है, ये दोषी है। भीड़ चिल्लाने लगी, सजा दो, गांव से निकाल दो। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत भीड़ को चीरते हुए आगे आई। रुको! सबकी नजर उसकी तरफ मुड़ गई। वो हांफते हुए बोली, मैंने भी इसके हाथ की रोटी खाई है, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। क्या मतलब? मुखिया ने पूछा। मतलब ये कि बात कुछ और है। तभी सीमा अचानक जोर से बोली, बस, अब और नहीं। उसकी आवाज में पहली बार हिम्मत थी। हाँ, मैं रोटी में कुछ मिलाती हूं। भीड़ चौंक गई, लेकिन वो जहर नहीं है। सब हैरान रह गए। तो फिर क्या है? सीमा ने कांपते हुए कहा, वो एक जड़ी बूटी है जो इस गांव को बचा रही है। क्या बकवास है ये? राघव चिल्लाया। अगर ये सच है तो लोग बीमार क्यों पड़ रहे हैं? सीमा ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि जहर रोटी में नहीं, बल्कि गांव के अनाज में मिलाया जा रहा है। पूरा चौपाल सन्न रह गया, और अगर मैं ये जड़ी बूटी ना मिलाऊं तो अब तक आधा गांव मर चुका होता। चौपाल में सन्नाटा छा गया था। सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या? अनाज में जहर? मुखिया हक्के बक्के रह गए। ये तू क्या कह रही है सीमा? सीमा ने कांपती आवाज में कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। पिछले हफ्ते मैं अनाज के गोदाम में गई थी। वहीं मैंने देखा कोई रात के अंधेरे में बोरियों में कुछ मिला रहा था। कौन था वो? राघव ने तुरंत पूछा। सीमा कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। बोल सीमा! भीड़ चिल्लाई। चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ था। सीमा की बात सुनकर सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अगर ये सच कह रही है तो असली गुनहगार कौन है? तभी पीछे से एक आदमी धीरे धीरे ताली बजाते हुए आगे आया। वाह सीमा, आखिर तूने सच बता ही दिया। सबने मुड़कर देखा। वो था गांव का अनाज व्यापारी गोविंद सेठ। सेठ जी, आप? मुखिया हैरान रह गया।
गोविंद सेठ हंसते हुए बोला, हाँ, ये सब मेरा ही खेल है। भीड़ में हलचल मच गई। मैंने ही अनाज में धीरे धीरे जहर मिलाया ताकि लोग बीमार पड़ें। लेकिन क्यों? राघव गुस्से में चिल्लाया। गोविंद सेठ की आंखों में लालच चमक रहा था, क्योंकि जब गांव का सारा अनाज खराब हो जाएगा तो लोग मजबूर होकर मेरा महंगा अनाज खरीदेंगे और मैं अमीर बन जाऊंगा। तुम इंसान नहीं, दरिंदा हो, मुखिया चिल्लाया। सीमा आगे बढ़ी, उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। मैंने जब ये सब सुना तो मैंने जंगल से एक जड़ी बूटी लाकर खाने में मिलाना शुरू किया ताकि जहर का असर कम हो सके। लेकिन उस जड़ी बूटी का एक साइड इफेक्ट था, वो शरीर को कमजोर कर देती है। सबकी आंखें फटी रह गईं। राघव कांपती आवाज में बोला, तो जो लोग बीमार पड़े हैं? सीमा ने सिर झुका लिया। वो जहर से नहीं, बल्कि मेरी मिलाई हुई दवा के असर से हैं। अगर मैं ये ना करती तो वो सब जिंदा ही नहीं होते। ये सुनते ही भीड़ की आंखों में आंसू आ गए। तभी सीमा अचानक जमीन पर गिर गई। सीमा! राघव चिल्लाया। सीमा के होंठ कांप रहे थे। मैं कई दिनों से खुद भी वही खाना खा रही थी ताकि किसी को शक ना हो, लेकिन अब मेरा शरीर जवाब दे चुका है। राघव रोते हुए उसके पास बैठ गया। नहीं सीमा, कुछ नहीं होगा तुझे। सीमा हल्की सी मुस्कुराई। कभी कभी सच बहुत कड़वा होता है, लेकिन वही जान बचाता है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। मुझे माफ कर देना। और अगले ही पल सीमा हमेशा के लिए शांत हो गई। पूरे गांव में रोने की आवाज गूंज उठी। राघव फूट फूट कर रो रहा था। मुखिया ने गुस्से में आदेश दिया, इस दरिंदे को पकड़ो। गांव वाले गोविंद सेठ को घसीटते हुए ले गए। उस दिन के बाद गांव का पानी और अनाज दोनों साफ हो गए, लेकिन सीमा जैसी बहू फिर कभी उस गांव को नहीं मिली। कभी कभी जिसे हम गलत समझ लेते हैं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा बलिदान दे रहा होता है। सीमा ने अपनी जान देकर पूरे गांव को बचा लिया, लेकिन अफसोस, जब तक सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आप भी मानते हैं कि किसी को बिना जाने जज नहीं करना चाहिए, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं, अगर आप सीमा की जगह होते तो क्या करते। ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।